ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये 4 तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। यमुना नदी के किनारे में बसी दिल्ली अब खुद यमुना में तब्दील हो गई है, ऐसा लग रहा है। सड़कें यमुना बन गई हो, ऐसा लग रहा है। हर कोना पानी से लबालब दिख रहा है। 3 बच्चों की इसी बाढ़ के पानी में डूबने से जान चली गई। लोगों को बचाने की जिम्मेदारी जिनके जिम्मे थी, वो खुद को बचाने के इंतजाम में लग गए। आपको अब मैं 2 बयान सुनाती हूं। ये बयान एक ही शख्स के हैं। आप पहले वो बयान सुनिए। और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं, उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। इन दोनों बयानों को आपने सुना? इन दोनों बयानों के बीच सिर्फ 48 घंटे का फर्क है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके जिम्मे दिल्ली की व्यवस्था है, ये उनका बयान है। एक मुख्यमंत्री के 48 घंटे के 2 बयानों के बीच इतना कंफ्यूजन। तो सोचिए व्यवस्था कायम करने वालों में कितना कंफ्यूजन होगा। मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी का एक और बयान सुनाना चाहती हूं। हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस करें। ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं, और इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ आ गई, उसमें हरियाणा सरकार की गलती है क्योंकि हथनी कुंड बैराज से अचानक ज्यादा मात्रा में पानी छोड़ दिया गया। तो केजरीवाल साहब, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं। जब आपको बाढ़ की तैयारी करनी थी, तब आप ये कह रहे थे कि बाढ़ नहीं आने वाली है। किस आधार पर आपने ये दावा किया? दिल्ली की हर परेशानी का जिम्मा आप पड़ोसी राज्यों पर क्यों डाल देते हैं? यमुना नदी में अतिक्रमण हटाने के लिए आपने, आपकी सरकार ने क्या किया? मुझे मालूम है आप इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर इन सवालों का जवाब आपके लिए तैयार कर चुकी हूं। दिल्ली आज पानी पानी है, उसकी वजह असल में दिल्ली सरकार की ढिलाई है। केजरीवाल जी, 10 जुलाई को आपने बड़े बड़े दावे किए थे। 10 जुलाई को क्लियरली आपने कह दिया था कि दिल्ली में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, ना ही बाढ़ आने की संभावना है। जबकि 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच सिर्फ हिमाचल प्रदेश में लगभग 249 मिलीमीटर बारिश हुई। उत्तराखंड में 204 mm बारिश हुई। इन दोनों राज्यों में भारी बारिश का मतलब क्या है, यह आप भी जानते हैं। इसका मतलब साफ है कि गंगा और यमुना नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलते हुए हिमाचल के पोंटा साहिब की तरफ जाती है। और मैं आपको मैप के जरिए ये सब दिखा रही हूं। यानी दोनों राज्यों में होने वाली बारिश का पानी यमुना में पहुंचता है। दिल्ली सरकार को इतनी छोटी सी बात का अंदाजा नहीं हुआ कि यमुना के जल स्तर के बढ़ने के फुल चांसेस हैं। मेरी रिसर्च टीम ने 2 घंटे में यह पता लगा दिया कि सेंट्रल वाटर कमीशन इन हालातों में नदियों के बहाव पर क्या कहता है। लेकिन इन 9 सालों में केजरीवाल सरकार ने यह नहीं पता लगाया कि अगर हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश होती है और बेइंतहा बारिश होती है तो उसका पानी कहां आएगा। सेंट्रल वाटर कमीशन कहता है कि उत्तराखंड और हिमाचल की बारिश का असर गंगा और यमुना नदी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। असल में दिल्ली की चुनौतियों का सामना करने के बजाय दूसरे के सिर पर आरोप लगाने में ज्यादा वक्त जाया हो गया है। दिल्ली में बाढ़ आई तो हरियाणा की गलती, दिल्ली में प्रदूषण हुआ तो पंजाब की गलती, दिल्ली में कोरोना के वक्त ऑक्सीजन की कमी हुई तो केंद्र सरकार की गलती। अब ये सब बयान मैं खुद से नहीं दे रही हूं, पहले दिए जा चुके हैं। पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। वो सारा धुआं इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। एक तो मेरी
खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा। प्रश्न, दिल्ली में यमुना नदी के उफान की असल वजह क्या है? उत्तर, दिल्ली में यमुना नदी के उफान की वजह है तमाम सरकारों का योगदान। प्रश्न, इस उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर, इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर लाल किला इलाके की है। साल था 1823। यह तस्वीर ब्रिटिश लाइब्रेरी में अभी भी मौजूद है। दूसरी तस्वीर साल 1860। यूजीन क्लटर बक ने इस तस्वीर को खींचा था। सन 1823 और 1860 से आप अब टेलीपोर्ट कर सीधा आ जाइए सन 2023, यानी 200 साल बाद आज की तारीख में। वो तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। 1823 और 2023। 1823 की तस्वीर आपके सामने है और 2023 ये नदी बन गई है और हम कह रहे हैं बाढ़ आ गई है। सब बदल गया, हमारी यमुना वही की वही है। वो उसी अनुशासन के साथ धारा प्रवाह बही चली जा रही है। ना तो उसने अपना रास्ता बदला, ना ही उसने अपनी जगह बदली। वो तो हम इंसान ही हैं जिन्हें अनुशासन का अ तक नहीं आया। यानी सीधी जुबान में कहूं तो यमुना नदी में बाढ़ नहीं आई है साहब, हम जबरदस्ती नदी के रास्ते में आ गए हैं। और इसका एक और उदाहरण आपको बता देती हूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सन 2018 में एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था यमुना मॉनिटरिंग कमेटी। इस कमेटी ने 29 जून 2020 को यमुना नदी को फिर से जीवित करने और नदी का प्रदूषण कम करने के लिए एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी के 959 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसमें से 954.24 हेक्टेयर जमीन पर खेती और अवैध निर्माण किया जा रहा है, जबकि 5.26 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। ये तो उन जमीनों की बात कर रही हूं जिनको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए कब खाली करवा पाएगा या कभी खाली करवा पाएगा कोई नहीं जानता। आप यमुना नदी के जमीन पर हुए अब उन अवैध निर्माणों के बारे में जानिए जिनको हटा पाना अब मिशन इम्पॉसिबल है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट क्या कहती है? इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 1962 में दिल्ली के मास्टर प्लान पर काम शुरू हो गया था। इस मास्टर प्लान में यमुना नदी के इलाके में निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन 1982 में एशियन गेम्स के लिए प्रतिबंधित इलाकों में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खेल गांव को बना दिया गया। इसके बाद भी इन प्रतिबंधित जगहों पर निर्माण का काम नहीं रुका। यमुना नदी के इलाके में अतिक्रमण पर कई नेताओं की समाधि स्थल बना दिए गए। साल 2000 में इसी प्रतिबंधित जगह पर अक्षरधाम मंदिर भी बना दिया गया। यानी आप हर दिन दिल्ली में जिस अक्षरधाम मंदिर को देखते हैं वो यमुना नदी का इलाका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह को साल 2005 में बाढ़ग्रस्त इलाका मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज की तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दे रही है। इसी प्रतिबंधित जगह पर 2010 में बस डिपो और कॉमनवेल्थ खेल गांव भी बना दिया गया। लेकिन अब जब यमुना नदी ने अपने इलाके को अपनी आगोश में ले लिया तो हम कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई। दरअसल हमने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। जो गलती करने से अंग्रेज 112 साल पहले बच गए, हम उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। अंग्रेजों का वो कौन सा फैसला था? इसके बारे में आप कई सारी किताबों में पढ़ सकते हैं। दरअसल 1911 में ब्रिटिशर्स ने भारत की नई राजधानी बनाने के लिए दिल्ली को चुन लिया और नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी इलाके को सरकारी इमारतों के लिए चुन लिया गया। बाकायदा इसके लिए नींव भी रख दी गई। आप जानते हैं कि दिल्ली में एक इलाका है लुटियंस दिल्ली। वो लुटियंस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसको डिज़ाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने,
और वो एडविन लुटियंस ही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के उस फैसले पर कि दिल्ली के इन इलाकों को, दिल्ली को कैपिटल चुन लिया जाए और इन इलाकों में सरकारी इमारतें बनाई जाएं, तो उन्हीं इलाकों को एडविन लुटियंस ने सर्वे किया और फिर उसके बाद एक रिपोर्ट उन्होंने रखी। रिपोर्ट में बुराड़ी को यमुना नदी का इलाका बताया और वहां निर्माण को रोक देने की सलाह दी। यही वजह है कि अंग्रेजों ने मैदानी इलाके से हटकर रायसीना हिल्स में सरकारी इमारतों का निर्माण किया, जहां आप नॉर्थ और साउथ ब्लॉक देखते हैं, जो पुरानी हमारी पार्लियामेंट है, संसद भवन है, आप वो देखते हैं, राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना हिल्स पर बनाया गया। इसी किस्से का जिक्र मशहूर लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब में करते हैं, दिल्ली अ नॉवल। वो लिखते हैं कि अंग्रेजों ने बुराड़ी की जगह रायसीना हिल्स को चुन लिया। वजह क्या थी वो मैं आपको बता चुकी हूं। तो अब चूंकि रायसीना हिल्स को चुन लिया गया तो बड़ी दिक्कत ये थी कि बुराड़ी में जो नींव रख दी गई थी उसे कैसे हटाया जाए। और आप जानते हैं हमारी मान्यता यानी भारतीय मान्यता के हिसाब से नींव को हटाना गलत होता है। बुराड़ी में सरकारी इमारतों के निर्माण का ठेका खुशवंत सिंह के पिता सर शोभा सिंह के पास था। भारत में तब के वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के मुख्य सलाहकार मैल्कम हैली ने सर शोभा सिंह को रातों रात नींव में डाला गया पत्थर वहां से हटाने का आदेश दे दिया। सर शोभा सिंह उस पत्थर को लाने के लिए बैलगाड़ी और पुलिस का एक दस्ता लेकर पहुंच गए ताकि स्थानीय लोगों की इस तरफ से अगर कोई परेशानी होती है तो डील किया जा सके। यमुना नदी के इलाके में निर्माण से बचने के लिए अंग्रेजों को पूरा प्लान बदलना पड़ा। इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेजों ने हमें लूटा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजों ने यमुना को लूटने से बचा लिया, दिल्ली को यमुना में तब्दील होने से बचा लिया, बाढ़ से बचा लिया था। लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की, या राजनीति का चाल चरित्र चेहरा बदलने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी रही हो। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। यमुना में डुबकी तो आप लगा रहे हैं, लेकिन वो पानी ना साफ है ना ही स्वच्छ है, वो बाढ़ का पानी है, मैला। क्या हुआ आप भी जानते हैं, ढाक के 3 पात। आपके दावे यहीं रुक जाते अरविंद केजरीवाल जी तो कोई बात भी थी, लेकिन आपके दावे दिल्ली के हालात देखने के बाद समझ आते हैं कि हकीकत से कोसों दूर है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई, और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। संजय जी, आप कह रहे हैं कि ये साजिश है। आपको दिल्ली में बाढ़ एक साजिश का हिस्सा लगती है? क्या आपने हथनी कुंड बैराज की पूरी स्टडी नहीं की? मुझे उम्मीद है कि आपने की होगी, क्योंकि बगैर स्टडी के आप इतना बड़ा आरोप तो नहीं लगा सकते थे। हथनी कुंड बैराज से लेकर दिल्ली के पल्ला गांव तक इस बाढ़ पर मेरी टीम ने कुछ रिसर्च की है। हथनी कुंड बैराज से निकलने के बाद यमुना नदी करीब 180 किलोमीटर का सफर हरियाणा में तय करती है, और आपको पता है इसमें करीब 48 से 72 घंटे का वक्त लगता है। हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी के निकलने के बाद हरियाणा में पड़ने वाले इलाकों में भी दिल्ली जैसी ही बाढ़ जैसे हालात हैं। हरियाणा के 12 जिलों के 854 गांवों में यमुना का पानी घुस गया है। दिल्ली में तो यमुना नदी सिर्फ 22 किलोमीटर का सफर तय करती है।
फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार अपने ही राज्य के 854 गांव को डुबाने की साजिश रच रही है। गजब तर्क है। केजरीवाल जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और मुझे यकीन है कि आप बैराज और बांध के बीच का अंतर जानते होंगे। फिर आपकी पार्टी के नेता ऐसे बरगलाने की कोशिश करने वाले बयान कैसे दे रहे हैं? हथनीकुंड बैराज को साल 1998 से 2000 के बीच बनाया गया, आपकी जानकारी के लिए, जिसे सेंट्रल वाटर कमीशन ने डिजाइन किया था। इस बैराज के पास 1 लाख क्यूसेक पानी रोकने की क्षमता है, यानी 1 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा जैसे ही हथनीकुंड बैराज में इकट्ठा होगा, पानी खुद ब खुद आगे अपने रास्ते निकाल ले जाएगा या अपने रास्ते पर आगे वो निकल जाएगा। यानी इस बैराज में पानी को रोकने या डाइवर्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर 1 लाख क्यूसेक पानी का स्टोर इस बैराज में होता, तब तक पानी को 3 दिशाओं में डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब पानी लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो, तो फिर उसके बहाव को डाइवर्ट करना सेंट्रल वाटर कमीशन के नियमों का उल्लंघन है। जबकि एक डैम में पानी स्टोर करने की क्षमता बैराज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होती है, जिसे बाद में बिजली बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। डैम में पानी को धीरे धीरे निकालने की व्यवस्था होती है क्योंकि उसमें गेट लगे हुए होते हैं। हथनीकुंड बैराज के मुकाबले अगर भाखड़ा नांगल डैम में पानी स्टोरेज क्षमता देखें तो ये करीब 1 करोड़ क्यूसेक लीटर से कहीं ज्यादा है। आपको पता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक दिल्ली में इस साल बाढ़ की मुख्य वजह यमुना नदी के इलाके में हुआ अवैध निर्माण है। यानी मुख्यमंत्री जी, हमारी रिपोर्ट के साथ साथ सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट भी ये कहती है कि यमुना नदी के इलाके में अवैध निर्माण और यमुना नदी की गाद दिल्ली में आई बाढ़ को ज्यादा भयावह बना रही है। यानी वक्त रहते इस हालत से हमें जल्द कुछ सीख लेना चाहिए और सियासत की जगह यमुना सियासत की वजह हो ही नहीं सकती है। आप सियासत की जगह यमुना को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुट जाइए, क्योंकि सियासत करके वक्त तो आप काट सकते हैं, लेकिन यमुना के गुस्से को शांत नहीं कर सकते हैं।